हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडल ने जो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को चूज किया था, वो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उनमें से कौन से वाले कैरेक्टर डोमिनेंट है और कौन से वाले कैरेक्टर रेसेसिव है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम ले लेते हैं जो मेंडल ने लिया था, फ्लावर कलर। क्या चीज? फ्लावर कलर। देखिए, फ्लावर कलर मेंडल ने दो ऑब्जर्व किए थे इसमें पी प्लांट में, और वो दो कलर्स कौन कौन से थे? एक था पर्पल, एक था व्हाइट। जो डोमिनेंट वाला कलर था वो था पर्पल, और जो रेसेसिव वाला था वो था व्हाइट कलर। तो डोमिनेंट था पर्पल, रेसेसिव वाला था व्हाइट कलर। अब एक और चीज, इन्होंने सेकंड कैरेक्टर जो चूज किया था, इट वाज फ्लावर पोजीशन। क्या चीज? फ्लावर पोजीशन। देखिए, फ्लावर पोजीशन दो हो सकती है, एक हो सकती है एक्सियल, एक हो सकती है टर्मिनल। मान लीजिए ये एक प्लांट बना रहा हूं, इसमें अगर फ्लावर इधर लीफ के एक्सिस से डेवलप कर गया, एक्सियल ऑफ लीफ से डेवलप कर गया, तो ये एक्सियल पोजीशन हो गई है। और अगर फ्लावर प्लांट के टिप पोर्शन पे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनल पोजीशन। आपको याद रखना है, जो एक्सियल पोजीशन है इट इज डोमिनेंट ओवर टर्मिनल पोजीशन। तो डोमिनेंट कौन सा है? एक्सियल। Axial flowers are dominant and terminal are recessive। तो भैया याद रखना है, सेकंड जो कैरेक्टर लिया हमने वो कौन सा है? फ्लावर पोजीशन है, और फ्लावर पोजीशन में एक्सियल इज डोमिनेंट एंड टर्मिनल इज रेसेसिव। अब बात करते हैं सीड के कलर की। थर्ड कैरेक्टर इज सीड कलर। तो भैया सीड कलर आपको पता है दो होते हैं, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। डोमिनेंट कलर इज येलो। याद रखना है, डोमिनेंट कौन सा कलर है? येलो। तो येलो कलर का सीड डोमिनेंट है, और जो ग्रीन है, ग्रीन इज रेसेसिव। तो ग्रीन कलर का जो सीड है इट इज रेसेसिव, और जो येलो कलर का सीड है इट इज डोमिनेंट। अब बात करते हैं सीड के शेप के बारे में। तो फोर्थ वन इज सीड शेप। अब देखिए, सीड जो होता है, मटर का जो दाना होता है, मटर के दाने में आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ सीड होते हैं जो बिल्कुल राउंड होते हैं, परफेक्टली राउंड, और कुछ होते हैं जो कि थोड़ा सा सिकुड़े हुए होते हैं, थोड़े से रिंकल्ड होते हैं। तो दो चीजें याद रखनी है जो डोमिनेंट वाला सीड होगा वो राउंड मिलेगा, और जो रेसेसिव वाला सीड होगा वो रिंकल्ड मिलेगा। तो डोमिनेंट विल बी राउंड, और जो रेसेसिव होगा वो कैसा होगा? रिंकल्ड। तो अगर सिकुड़ा हुआ रिंकल्ड सीड मिल रहा है, इतना भी रिंकल नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा रिंकल्ड सीड मिल रहा है मतलब कि वो रेसेसिव कंडीशन है, राउंड सीड मिल रहा है मतलब कि डोमिनेंट कंडीशन है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ जाते हैं, पॉड की बात करते हैं। देखिए, जो पॉड का शेप है इसके बारे में क्या याद रखना है? फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, पॉड शेप। पॉड मतलब फली की बात हो रही है। पॉड शेप, मटर की जो फली होती है, जो आपने ऑब्जर्व की होगी, तो मटर की कुछ दो टाइप की फली मिलती है। एक फली तो आपको मिलेगी जो अच्छे से फूली हुई होगी, ठीक है, मटर की एक फली तो अच्छे से फूली हुई होगी, और एक होती है जो कि ऐसे ऐसे आपको उसमें बाहर से सीड्स कितने हैं ये दिख जाता है, ऐसा। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड है, एंड दिस इज इन्फ्लेटेड पॉड। तो पॉड के शेप में क्या रखना है? जो डोमिनेंट है वो है इन्फ्लेटेड, और जो रेसेसिव है वो है कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इन्फ्लेटेड इज डोमिनेंट, और कॉन्स्ट्रिक्टेड जो पॉड है वो किस में आएगा? रेसेसिव में आएगा। कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड इज रेसेसिव एंड इन्फ्लेटेड पॉड इज डोमिनेंट। अब आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ वाले पॉइंट पे। तो सिक्स्थ पॉइंट पे हम किसको काउंट करने वाले हैं? तो हम यहां काउंट करने वाले हैं पॉड के कलर के बारे में बात करेंगे। तो दो कलर हमें मिलने वाले हैं, एक है ग्रीन, एक है येलो, ठीक है। कौन सा कलर? तो हम बात करें पॉड कलर, दो कलर मिल सकते हैं। एक मिल सकता है ग्रीन, जो कि कैसा होगा? डोमिनेंट होगा। सेकंड वन इज येलो, और जो येलो कलर होगा ये कैसा है? दिस विल बी रेसेसिव। तो आपके पास दो कलर्स हो गए, कौन कौन से? एक हो गया ग्रीन, एक हो गया येलो। तो ये ग्रीन पॉड कलर अगर है तो ये डोमिनेंट पॉड है, और अगर येलो पॉड कलर मिलेगा तो ये रेसेसिव पॉड है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेवेंथ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पे, एंड दैट इज हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट। देखिए, प्लांट के हाइट की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो टॉल वाला प्लांट है वो डोमिनेंट होता है, और जो ड्वार्फ प्लांट होता है, छोटा होता है, उसको हम रेसेसिव में काउंट करते हैं। तो टॉल प्लांट इज डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज रेसेसिव। तो टॉल प्लांट डोमिनेंट होते हैं और ड्वार्फ प्लांट कैसे होते हैं? रेसेसिव होते हैं। समझ में आ गया?
अब हम बात करेंगे कि जो मेंडल थे, इन्होंने इस क्रॉस को करवाने के लिए, इस हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट को करवाने के लिए एक टेक्निक का यूज किया था। द टेक्निक इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो क्या है इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, मैं उसको एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, देखिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, एक बार गौर से सुनेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है, नाम, पहला नाम पढ़िए। फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है वो है इमैस्कुलेशन। देखिए मैस्कुलाइन आपने सुना होगा, मैस्कुलाइन इज फॉर मेल, है ना, जो मेल्स होते हैं उनके लिए मैस्कुलाइन टर्म यूज करते हैं, है ना। तो इमैस्कुलेशन मतलब कि जो मेल पार्ट है उसको रिमूव करना है फ्लावर में से। आपको पता है जो पी प्लांट है, पाइसम सेटाइवम जो है, इसमें बाइसेक्शुअल फ्लावर मिलते हैं। कैसे फ्लावर मिलते हैं, बाइसेक्शुअल फ्लावर मिलते हैं। तो अगर मैं एक फ्लावर को ड्रॉ करूं तो फ्लावर में आपको क्या क्या मिल जाएगा, फ्लावर में आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी मतलब गाइनोशियम वाला पार्ट मिल जाएगा जो कि ये रहा। इसके अलावा आपको यहां पे एंथर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एंथर दिख रहे हैं आपको, एंड्रोशियम वाला पार्ट मिल जाएगा। स्टेमिन भी बोल सकते थे, बेटर ऑप्शन रहता है स्टेमिन बोलते हैं। तो देखिए जल्दी से, ये एक फ्लावर है, रिसेप्टिकल मैंने दिखा दिया। इसमें पेटल्स की जरूरत नहीं है, पेटल्स ऑल्दो होंगे पर मैं इसमें बना नहीं रहा हूं क्योंकि उसको जरूरत नहीं है अभी उसको पेटल बनाने की हमको, ठीक है। तो अब देखिए जल्दी से, इमैस्कुलेशन की प्रोसेस में जो मैस्कुलाइन पार्ट है, मेल पार्ट है, जो स्टेमिन है, उसको हम क्या करेंगे, कट करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इमैस्कुलेशन टेक्निक में क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, stamens are cut and removed from flower during bud condition। क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूं जो स्टेमिन्स हैं उनको कट करके रिमूव कर दिया जाएगा ड्यूरिंग बड कंडीशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, बड कंडीशन में ही रिमूव करना है। क्यों बड कंडीशन में रिमूव करना है, बिकॉज ड्यूरिंग बड कंडीशन एंथर एंड स्टेमिन, एंथर एंड कार्पल आर नॉट मैच्योर्ड। मतलब कि एंथर और कार्पल बोथ ऑफ देम आर नॉट मैच्योर, और दोनों के मैच्योर ना होने की वजह से जब आप इमैस्कुलेशन करोगे ना उस टाइम पे एंथर में से पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर गिरेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे पॉलन ग्रेन अभी तक प्रॉपर्ली डेवलप हुए ही नहीं है। तो जब तक यहां पे पॉलन ग्रेन आएंगे ही नहीं बड कंडीशन में, तो इसको निकालते टाइम पे कोई पॉलन ग्रेन यहां पे पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। समझ में आ गया। इसलिए बड कंडीशन में ये जो इमैस्कुलेशन की प्रोसेस है इसको करना बहुत जरूरी है, याद हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एक बार आपने क्या किया, आपने स्टेमिन्स को रिमूव कर दिया, और याद रखना एक स्टेमिन को नहीं, सारे स्टेमिन को रिमूव करना है। जब आप सारे स्टेमिन को रिमूव कर दोगे तो ये जो प्लांट, अब जो फ्लावर बचा है इसमें मेल पार्ट तो बचा नहीं, तो ये कैसे बिहेव करेगा एज अ फीमेल प्लांट। तो पॉइंट नंबर 2, आफ्टर इमैस्कुलेशन flower will behave as female flower। मतलब बिहेव को कोई स्पेशल बिहेवियर नहीं शो कर रहा है, पर हम इसको फीमेल फ्लावर कंसिडर कर सकते हैं अब। क्यों, क्योंकि ये पहले बाइसेक्सुअल था पर इसमें से मेल पार्ट जो था, जो स्टेमिन्स थे, उनको रिमूव कर दिया है। तो अब बचा क्या है, अब सिर्फ फीमेल पार्ट बचा है, इसलिए फ्लावर को ही फीमेल फ्लावर मान लो। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या किया जाएगा, जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है इस पर कोई भी पॉलिन ग्रेन, मान लीजिए एक पॉलिन ग्रेन है, अब मैंने ये वाले स्टेमिन्स को तो रिमूव कर दिया, इन स्टेमिन्स को मैंने रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये फ्लावर कभी पॉलिनेट नहीं होगा।
ये फ्लावर पॉलिनेट आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आसपास और भी फ्लावर्स होंगे, उनके पास भी पॉलिन ग्रेन्स होंगे, आसपास के फ्लावर्स के पॉलिन ग्रेन आके इस स्टिग्मा पे गिर सकते हैं, और अगर ये पॉलिन ग्रेन इस स्टिग्मा पे गिर गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या किया जाता है, आफ्टर इमैस्कुलेशन बैगिंग की टेक्निक को यूज किया जाता है। और बैगिंग टेक्निक में क्या करने वाले हैं, बैगिंग टेक्निक में एक प्लास्टिक बैग लेंगे, उस प्लास्टिक बैग से कवर कर देंगे किसको, स्टिग्मा वाले रीजन को, और ऐसे टाई कर देंगे। बहुत टाइटली टाई नहीं करना है, नहीं तो स्टिग्मा कट ऑफ हो जाएगा। क्या करना है, आपने एक प्लास्टिक का बैग लिया, उस प्लास्टिक बैग से आपने स्टिग्मा को कवर कर दिया है, जिससे कि जो अनडिजायर्ड पॉलिन ग्रेन्स हैं, ये जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, ये पॉलिन ग्रेन यहां पे आके पॉलिनेशन ना कर पाए। इसलिए हमने कौन सी टेक्निक की है, बैगिंग टेक्निक। तो मैं लिख देता हूं, देखिए, a bag is used to cover stigma of flower to क्या, to prevent its pollination by undesired pollen। तो अनडिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेशन को रोकने के लिए स्टिग्मा के ऊपर एक प्लास्टिक के बैग को लगा के उसको कवर कर दिया गया है। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैगिंग। क्या बोलेंगे, बैगिंग। तो क्या किया, पहले तो स्टेमिन को कट करके रिमूव किया, प्रोसेस को बोल दिया हमने क्या, इमैस्कुलेशन। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फीमेल फ्लावर कंसीडर कर लिया इसको। क्यों? क्योंकि इसमें से मेल पोर्शंस को कट ऑफ कर दिया गया था। नेक्स्ट चीज, अब हम क्या करेंगे, स्टिग्मा पे कोई और अनडिजायर्ड पॉलिन ग्रेन ना आ जाए, इसलिए हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्टिग्मा के ऊपर लगा देंगे बैग। समझ में आ गया? तो इसे बोल देंगे बैगिंग टेक्निक। अब क्या होगा, अब पॉइंट नंबर 4, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन इज नाउ। अब डिजायर्ड जो पॉलिन ग्रेन है, मतलब कि आप जिस प्लांट का पॉलिन ग्रेन चाहते थे इस फ्लावर के ऊपर डालना, वो पॉलिन ग्रेन को हम डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन बोलेंगे, और उसको अब हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो देखना यहां लिखा है, डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन इज नाउ यूज्ड फॉर पॉलिनेशन ऑफ दिस फ्लावर। इसको क्या बोल सकते हैं अपन लोग, द इमैस्कुलेटेड फ्लावर, फॉर द पॉलिनेशन ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर। बिल्कुल सिंपल से वे में आपको बता दिया है। क्या बता दिया, देखना जल्दी से। इमैस्कुलेशन मतलब होता है स्टेमेंस को, जो मेल पार्ट है फ्लावर के, उसको कट करके रिमूव करो। मेल पार्ट को कट करके रिमूव करोगे तो फ्लावर कैसे बिहेव करेगा, एज अ फीमेल फ्लावर। अब जो फीमेल फ्लावर है, इस फीमेल फ्लावर के ऊपर कोई भी पॉलन आके पॉलिनेशन करवा सकता है, फर्टिलाइजेशन करवा सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, हम इसके स्टेमिन के ऊपर एक बैग लगा देंगे, और प्रोसेस को बोल देंगे बैगिंग। और बैगिंग प्रोसेस के बाद क्या होगा, इस बैग को हम तब रिमूव करेंगे जब हमारे पास डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन आ जाएगा। तो हम डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन को उठाएंगे और इस फ्लावर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, हमारा डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेशन हो जाएगा। और डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन से अगर पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमें जो प्लांट मिलेगा, अगली जनरेशन जो मिलेगी, वो भी तो डिजायर्ड वाली होगी, है ना। अब क्यों करवाते हैं टेक्निक, वो याद रखना, इसलिए करवाते हैं। देखिए, मेरे पास एक ड्वार्फ प्लांट था। कैसा प्लांट था, ड्वार्फ। और एक प्लांट मेरे पास था टॉल। दिख रहा है आपको, दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज ड्वार्फ प्लांट। मैं चाहता था कि ड्वार्फ प्लांट के ऊपर जो फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर के पास में टॉल प्लांट के पॉलिन ग्रेन आ जाएं। किस प्लांट के पॉलिन ग्रेन आ जाएं, टॉल के पॉलिन ग्रेन ड्वार्फ फ्लावर पे आ जाएं। इससे क्या होगा, इसके जो इस फ्लावर से जो सीड बनेगा, या इस फ्लावर से जो पॉड बनेगा, फ्रूट बनेगा, उसके अंदर जो सीड होंगे, वो सीड हो सकता है कि टॉल प्लांट को ग्रो करवाएं। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं। इस फ्लावर का अगर मैं पॉलिनेशन टॉल वाले पॉलिन ग्रेन से करवा दूं, टॉल प्लांट के पॉलिन ग्रेन से ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर का पॉलिनेशन करवाने से जो फ्रूट बनेगा, उसके सीड हो सकता है कि टॉल प्लांट को बनाए आगे जाके। समझ में आ रहा है।
देखिए, तो मतलब कि ये कंडीशन करवाने के लिए हमें करवाना होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या करवाना पड़ता है? क्रॉस पॉलिनेशन। पर आपको पता है ये फ्लावर्स कैसे हैं, पाइसम सटाइबम के फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो तब होगा जब यहाँ पे सिर्फ कोई एक टाइप का सेक्स प्रेजेंट होता। आपको पता है इसके पास मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इसके पास भी मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो भैया ये उसके पॉलिन ग्रेन का वेट ही नहीं करेगा, ये फ्लावर तो अपने खुद के पॉलिन ग्रेन से पॉलिनेशन करवा लेगा। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या करवाते हैं? एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग करवाते हैं। तो अगर इस फ्लावर के मेल पार्ट्स को रिमूव कर दूं तो इसका पॉलिनेशन अब इसी के पॉलिन ग्रेन से तो नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? किसी दूसरे डिजायर्ड प्लांट के पॉलिन ग्रेन्स को लेंगे और इसके स्टिग्मा पे स्प्रेड करवा देंगे, इससे पॉलिनेशन हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये जो चीज है, ये करने के लिए, इस टाइप से क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए, इस टाइप से डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के लिए हम क्या करते हैं? एमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। यही टेक्निक मेंडल ने भी यूज की थी। ठीक है, इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो मैं इस एरिया पे आपको दिखा दूंगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया वो वाला चलेगा। अब आते हैं कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं अबाउट जेनेटिक्स। चलिए, तो कुछ और टर्म्स हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है जेनेटिक्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए। तो एक टर्म था फैक्टर, जो आपको एनसीईआरटी में भी और कई सारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ने को मिल जाएगा। फैक्टर टर्म, फैक्टर कुछ नहीं है, फैक्टर जीन के लिए एक टर्म है जो कि मेंडल ने यूज किया था। तो याद रखना, मेंडल जो थे, ही यूज्ड द टर्म फैक्टर फॉर जीन, तो भैया जीन के लिए फैक्टर टर्म यूज किया था किसने? मेंडल ने यूज किया था। अब एक चीज और है, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। हमने अभी अभी बात की थी डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में, है ना। मैंने बोला था कि कैरेक्टर अगर मैं ले लूं, जैसे कि प्लांट की हाइट, प्लांट हाइट ले लिया, दिस इज अ कैरेक्टर, और इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं कौन? जीन्स। जीन्स एक्सप्रेस दिस कैरेक्टर। भैया इस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? तो इस कैरेक्टर को, प्लांट के हाइट को कंट्रोल करने के लिए हमने बोला था 2 टाइप के प्लांट हो सकते हैं, या तो टॉल या तो हो सकता है डॉर्फ। ये बात हुई थी। टॉल प्लांट की अगर मैं बात करूं तो टॉल प्लांट हो सकते हैं या तो कैपिटल टी वाले टॉल, या हो सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले टॉल। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है ये जो जीन है, हाइट का जो जीन है, टी जीन, इस टी जीन में 2 कंडीशन आ सकती हैं। या तो 2 कैपिटल टी वाले जीन आ जाए, मतलब डोमिनेंट जीन, देख रहे हो, बोथ डोमिनेंट जीन। अगर दोनों डोमिनेंट जीन साथ में आ गए तो कंडीशन को बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। मतलब कि अगर कभी भी आपको 2 डोमिनेंट जीन साथ में दिख रहे हैं तो कंडीशन को बोलेंगे होमोजाइगस। दिस इज होमोजाइगस टॉल। टॉल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कैपिटल टी अगर मैंने लिखा है मतलब कि हाइट ज्यादा है, कैपिटल लेटर में अगर लिख के दिया जा रहा है आपको जीन्स, मतलब कि वो जीन्स कैसा है? डोमिनेंट जीन है, वो खुद को एक्सप्रेस करेगा इवन इन प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव जीन। समझ रहे हो? तो मतलब होमोजाइगस टॉल की अगर मैं बात करूं तो इसको टॉल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके पास दोनों के दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो क्या ये टॉल होगा? तो बिल्कुल ये भी टॉल है। दिस इज ऑल्सो टॉल। क्यों? क्योंकि इसके पास में प्रेजेंट है 1 डोमिनेंट जीन एंड 1 रेसेसिव जीन। अब इसके पास 1 डोमिनेंट 1 रेसेसिव जीन की प्रेजेंस की वजह से आपको याद रखना है, इसकी प्रेजेंस से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ये पता है कि एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, मतलब कि ये प्लांट भी कैसे कैरेक्टर शो करेगा? डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। मतलब कि इस प्लांट की हाइट भी कैसी होगी? ज्यादा। पर अब इसको हम होमोजाइगस नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 डोमिनेंट जीन साथ में नहीं आए, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव साथ में आया। तो जब भी एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन साथ में आ जाए तो कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस टॉल है ये प्लांट। कैसा है ये प्लांट? हेट्रोजाइगस टॉल। तो एक चीज आपको डोमिनेंट के बारे में समझ में आ गई होगी। क्या चीज? इन दोनों को देख के एक चीज समझ में आ गई होगी, दैट डोमिनेंट जीन express itself, dominant gene express itself
इन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेसेसिव जीन। मतलब अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो भी डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करेगा, अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट नहीं है डोमिनेंट के साथ में तो भी डोमिनेंट जीन एक्सप्रेस करेगा। मतलब अगर डोमिनेंट जीन रेसेसिव के साथ में प्रेजेंट हो या बिना रेसेसिव के प्रेजेंट हो, दो डोमिनेंट जीन साथ में प्रेजेंट हो या एक डोमिनेंट एक रेसेसिव प्रेजेंट हो, हर कंडीशन में डोमिनेंट जीन खुद को एक्सप्रेस करेगा। तो भैया रेसेसिव जीन खुद को कब एक्सप्रेस करेंगे? क्योंकि देखो प्लांट में हाइट ज्यादा थी, पर कुछ प्लांट ऐसे भी थे जिनको हमने क्या बोला था? ड्वार्फ बोला था। तो ये प्लांट छोटे कैसे हो गए? ये प्लांट छोटे हो गए क्योंकि इनका जो जीनोटाइप था, इनका जो जेनेटिक कंपोजिशन था, उसमें थे दो स्मॉल टी जीन। ठीक है, ये स्मॉल टी जीन जो है, ये देखो दो कैपिटल टी साथ में लिए थे तो होमोजाइगस बोला था। यहां पे दो स्मॉल टी हैं तो ये भी कैसा होगा? होमोजाइगस। पर याद रखो यहां पे दो कैपिटल टी थे, कैपिटल लिखा है मतलब डोमिनेंट, और डोमिनेंट होंगे तो एक्सप्रेस करेंगे, है ना? तो ये डोमिनेंट होने की वजह से टॉल था, होमोजाइगस टॉल। पर यहां पे दो रेसेसिव जीन साथ में है, कोई भी डोमिनेंट जीन है ही नहीं, तो डोमिनेंट कैरेक्टर भी नहीं आएगा। कैसा कैरेक्टर आएगा? रेसेसिव कैरेक्टर। तो ये दो स्मॉल टी जीन साथ में है तो होमोजाइगस, पर एक भी कैपिटल नहीं है इसलिए रेसेसिव कैरेक्टर शो होगा, इसलिए बोल देंगे होमोजाइगस ड्वार्फ। तो एक चीज इससे समझ में आ जाएगी कि होमोजाइगस कंडीशन में अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट हैं तो वो खुद को एक्सप्रेस करेंगे। हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर रेसेसिव जीन प्रेजेंट है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ गए? दैट इज रेसेसिव जीन कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। याद रखना क्या बोल रहा हूं? रेसेसिव जीन कैन express itself only, या ऐसा बोल सकते हो, can express itself only in homozygous condition। homozygous condition याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेसेसिव जीन हमेशा खुद को होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं और डोमिनेंट जीन खुद को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता है। समझ में आ गया? तो फैक्टर टर्म किसने दिया था? फैक्टर टर्म दिया था मेंडल ने। किसके लिए? जीन के लिए। वो जीन को जीन नहीं बोलते थे, वो जीन को फैक्टर बोलते थे। सेकंड थिंग, प्लांट की हाइट इज अ कैरेक्टर। इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन करेगा? इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा जीन। जीन में आप नोटिस कर सकते हैं डोमिनेंट जीन्स भी हो सकते हैं और रेसेसिव जीन भी हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अकेला एक टी, सिंगल टी, वन टी, इस एक टी को हम लोग बोल सकते हैं ट्रेट। दिस इज अ ट्रेट, इज अ ट्रेट, सॉरी, इसको बोल सकते हैं अकेला एल, ट्रेट बोल रहा हूं मैं। इस जो अकेला टी है उसको बोल सकते हो एल, ठीक है? और ये अकेला टी भी एल है। ये स्मॉल टी अकेले में क्या है? एल है। पर अगर ये दो साथ में आ गए तो जीन है, दो साथ में है तो जीन, एक अकेला है तो एल। समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज, अगर हम ऐसा करें, दो प्लांट लिए मैंने, एक टॉल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ। टॉल प्लांट के गैमीट लिए, क्या लिए? टॉल प्लांट का क्या लिया मैंने? गैमीट। ड्वार्फ का भी क्या लिया? गैमीट। दोनों के गैमीट को मैंने फ्यूज करवा दिया, है ना? इसका पॉलिंग वेन ले लिया, इसका मैंने एग सेल ले लिया, इसका मेल गैमेट, इसका फीमेल गैमेट लेके फ्यूज करवा दिए। फ्यूज करवाने से क्या बनेगा? जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट, है ना? ये जाइगोट जो है इसको हम काउंट करेंगे F1 जनरेशन में। मतलब दिस इज फर्स्ट जनरेशन, है ना? इस फर्स्ट जनरेशन के पास में जितने भी सीड हैं उनको हम ग्रो करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ग्रो। तो मान लो एक जो है ये जाइगोट है, ग्रोज इनटू अ प्लांट। काय में ग्रो कर गया जाइगोट? प्लांट में। इस प्लांट की जो जनरेशन बनेगी, ये प्लांट है, इसमें क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन, और जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई है उस जनरेशन को हम लोग बोलेंगे F2 जनरेशन। क्या बोलेंगे? F2। मतलब क्या हुआ? पहले तो दो प्लांट ले लिए, उन प्लांट के गैमिट को फ्यूज करवा के जाइगोट बनवाया, तो इन प्लांट के जो बच्चा है वो ये है,
इस बच्चे को बोलेंगे F1 जनरेशन, इस बच्चे के जो बच्चे होंगे उन्हें बोलेंगे F2 जनरेशन, समझ रहे हो? तो दिस इज फीलियल, क्या बोलते हैं इसको? फीलियल फर्स्ट जनरेशन। दिस इज फीलियल सेकेंड जनरेशन। तो फीलियल फर्स्ट, F1 F2 सुनने में आए, मतलब क्या है? पेरेंट प्लांट के बच्चे को बोल दिया F1 और बच्चे के बच्चे को बोल दिया F2। सिंपल है, इससे आसानी से कोई नहीं बताएगा, याद रखना ये चीज। दो और टर्म्स हैं, एक है प्योर लाइन, एक है वाइल्ड टाइप। क्या होता है प्योर लाइन और क्या होता है वाइल्ड टाइप, अब उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए चलिए, तो अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? प्योर लाइन। प्योर लाइंस क्या होते हैं? जब when a plant with dominant trait या dominant characters is selfed मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, इज सेल्ड फॉर 4 to 6 जनरेशंस। मतलब कि उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस पे उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को 4 से 6 जनरेशन तक गिरने दो। मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया? फर्स्ट जनरेशन में ये फ्लावर था, इस फ्लावर के स्टिग्मा पे हमने किसको गिरा दिया? इस फ्लावर के स्टिग्मा पे हमने इसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को पहुंचा दिया। किसको पहुंचा दिया है? पॉलिन ग्रेन। तो जो पॉलिन ग्रेन है, इसी फ्लावर का पॉलिन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे गिरा तो एक फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होंगे, उस सीड को तुम ग्रो करवा दोगे, सीड ग्रो होगा तो प्लांट बनेगा, प्लांट पे एक और फ्लावर होगा। उस फ्लावर पे क्या करना है? उस फ्लावर के स्टिग्मा पे उसी फ्लावर के पॉलिन ग्रेन को गिरवा दो, क्या बनेगा? फिर से फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर सीड होंगे, सीड को ग्रो करवा दो, एक और प्लांट बनेगा, एक और प्लांट पे फिर से फ्लावर होगा। उस फ्लावर पे क्या करना है? उस फ्लावर के स्टिग्मा पे उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन को गिरवा दो। ये कितनी बार करना है? ये करना है 4 to 6 जनरेशन तक। जब यही चीज बार बार करते रहोगे, इससे क्या होगा? इससे आपको एक प्योर लाइन मिलेगा। प्योर लाइन मतलब कि एक होमोजाइगस इंडिविजुअल मिलेगा। तो क्या लिखा है मैंने? व्हेन अ प्लांट विथ डोमिनेंट कैरेक्टर इज सेल्फ्ड फॉर 4 to 6 जनरेशन, होमोजाइगस individual is produced। ठीक है, 4 से 6 जनरेशन तक सेल्फिंग कराओगे तो होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो जाएगा। और इस चीज को, जो होमोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, उस होमोजाइगस इंडिविजुअल को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइन। क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। एक और चीज याद रखनी है, यहां पे डोमिनेंट हटा के अगर मैं रिसेसिव लिख दूं तो जो बनेंगे, जो इंडिविजुअल बनेंगे वो कौन से होंगे? वो होंगे स्मॉल टी। और इस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे? प्योर लाइन। तो जो होमोजाइगस इंडिविजुअल बनते हैं, काय से बनते हैं? बाय सेल्फिंग फॉर एटलीस्ट 4 to 6 जनरेशन। उन सारे के सारे जो प्रोजेनिस बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे प्योर लाइंस। ठीक है। अब वाइल्ड टाइप क्या होता है? एक और चीज आ गया, वाइल्ड टाइप। ये भी समझ लीजिए, वाइल्ड टाइप क्या होता है? अगर आपने एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, होमो डोमिनेंट एंड होमो रेसेसिव को क्रॉस करवा दिया, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड रेसेसिव एंड होमो रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव आर क्रॉस्ड। मतलब क्या किया? होमोजाइगस डोमिनेंट के पॉलिन ग्रेन लिए, होमोजाइगस रेसेसिव फ्लावर के ऊपर फेंक दिए। इससे जो इंडिविजुअल बनेंगे वो इंडिविजुअल को हम लोग बोलेंगे वाइल्ड टाइप। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल बनेंगे हेट्रोजाइगस। कैसे? तो क्या कह रहा हूं? होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव आर क्रॉस्ड टू प्रोड्यूस हेट्रोजाइगस। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, कैपिटल टी लिया, ये कौन है? होमोजाइगस डोमिनेंट। स्मॉल टी लिया, ये कौन है? होमोजाइगस रेसेसिव। यहां से एक गैमेट के अंदर आया कैपिटल टी, इनके एक गैमेट के अंदर आया स्मॉल टी, दोनों को फ्यूज करवाने पे क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। दिस इज हेट्रोजाइगस।
तो दो होमोजाइगस का क्रॉस करवा के हेटेरोजाइगस मिल गया, इस हेटेरोजाइगस को क्या बोलेंगे? वाइल्ड टाइप। क्या बोलेंगे? वाइल्ड टाइप। समझ रहे हो? तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल अगर बन रहे हैं बाय द क्रॉसिंग ऑफ टू होमोजाइगस, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज वाइल्ड टाइप फॉर्मेशन। प्योर लाइन में क्या याद रखना है? कोई भी डोमिनेंट ले लो या रेसेसिव ले लो, उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाओ फॉर 4 to 6 जनरेशन, इससे जो मिलेंगे वो आपको होमोजाइगस इंडिविजुअल मिलेंगे। इन होमोजाइगस को हम लोग बोलते हैं प्योर लाइंस। तो ये कुछ टर्म्स थे जिनको हमें पढ़ना जरूरी था जेनेटिक्स को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं, थोड़ा इनको समझेंगे और कैसे गैमीट बनाए जाते हैं वो प्रोसेस को मास्टर करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।